इसको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। वीपीटी जो पढ़ रहे हो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए ही है। आपने हेडिंग नहीं पढ़ा अपने नोट्स में? वीपीटी के नीचे हेडिंग लिखा होगा मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, इसका मॉडर्न कंसेप्ट है। तो ये बात कही जा रही है कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम्स के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का मतलब ही वो है कि एक एटम है उसका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिटल में, दूसरे एटम का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन है उसमें, और इनकी पार्शियल ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो जहां ओवरलैपिंग हो गई वहां दोनों इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हो गई। वही पुराने शब्दों में शेयरिंग बोली जाती है। ये मॉडर्न टर्म्स हो गया, यही मॉडर्न कंसेप्ट है। और कहा गया कि फोर्स कौन सा फोर्स होता है जो बांधे रखता है फिर से, बड़ा इजीली कहा गया कि जो ओवरलैप होता है रीजन होगा द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम इन ओवरलैप रीजन एंड दिस attract the nuclei of both the atoms simultaneously and thus holds them together and this force is called covalent bond. ये covalent bond होता है। तो अब मेरी बात दिमाग में आ गई होगी, आपको रिजल्ट नहीं लेना, बड़ा आराम से चलना है, वो बड़े इजीली समझिए टॉपिक को। अब सीखिए इसी बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी रिलीज क्यों होगी वो सीखेंगे आप। तो बड़े आराम से सुनिएगा हर चीज को, फिर मैं ग्राफ से दिखाऊंगा इसी बात को आपको। तू मानेगा नहीं, तेरे लिए कर रहा हूं मैं इतनी एक बार में सुनना है सबको। तो एनर्जी कंजर्वेशन में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो आप, थोड़ा सा मैं लैपटॉप में क्लास चला के फोन का स्टैंड बनाया है पूरा, मैंने उसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर ग्राफ बनाऊंगा उसके बाद, क्योंकि मेरे फोन में चल रही है रिकॉर्डिंग, ऑडियो नहीं आ रही एटम्स फार अपार्ट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में समझाया कि जब बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, मैं कह रहा हूं ये बॉन्ड जब बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो वो क्यों होगी वो समझाऊंगा सब। मैं और होगा सही बता रहा हूं, भगवान भी होता है तो नहीं करता दूर दूर, तो उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। जब दूर दूर होते हैं तो कोई इंटरेक्शन नहीं होता, ना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना ही रिपल्शन। इंटरेक्शन में दोनों बातें आती है। जब सब कभी यूज करें इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन में दोनों चीजें आती हैं, अट्रैक्शन या रिपल्शन। मतलब किसी भी तरह का इंटरेक्शन का मतलब होता है चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो, तो इंटरेक्शन कहलाता है। तो कहा गया कि जब हाइड्रोजन एटम्स फार अपार्ट हो गए, काफी दूर, तो उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन। और जब वो इंटरेक्शन नहीं होता उस समय सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लिया जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो अराइज होती है वो इंटरेक्शन की वजह से होती है। इसको आप सिर्फ पोजीशन कहते हो। बस थोड़ा हुआ है ना कि जब रिकॉर्ड होते हैं थोड़ा बीच में वाइट वाइट लाइन आ जाती है, थोड़ा उसकी पोजीशन की वजह से होती है, इफेक्ट आ जाता है, इंटरेक्शन से ही क्रिएट होती है। तो थोड़ा वो इफेक्ट है, बाकी सब बिल्कुल क्लियर है। पहली ऑडियो भेजता हूं, दूर है, अपार्ट है, उनके बीच में उस समय कोई इंटरेक्शन नहीं है, वो तो समझ जाएगा। कोई इंटरेक्शन नहीं है, अरे उस समय सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ली जाएगी जीरो। उस समय पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। रूम में लाइट जल रही है, जैसे ही वो क्लोजर आने लगते हैं, लैपटॉप पे चल रही है तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना लैपटॉप पे टकरा के, वो भी रिकॉर्ड हो रही है। क्या दिखाई दे रहा हूं कि जब फार अपार्ट है, छोटा बना दे रहा हूं, क्लियर आ रही है, मुझे ऊपर एक ग्राफ कैमरा अच्छा है इसका। जब फार अपार्ट है एटम्स, जब फार अपार्ट है काफी दूर, तो उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है कैसा भी, और कोई इंटरेक्शन नहीं है उस समय सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। लेकिन जैसे ही वो क्लोजर आते हैं, वीडियो बना रहा हूं मैं, एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो दो तरह के इंटरेक्शंस काम करते हैं बीच में। जब वो क्लोजर आ जाते हैं तो दो तरह के इंटरेक्शन उनके बीच में काम करने लगते हैं। कौन कौन सा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब अट्रैक्शन कहां और रिपल्शन कहां? जब क्लोजर आते हैं तो अट्रैक्शन तो काम करता है एक एटम के इलेक्ट्रॉन और दूसरे के न्यूक्लियस, जैसे इस एटम का इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस, और एक इस एटम का इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस, इनके बीच में तो काम करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके? जब क्लोजर आएंगे, जब अपार्ट है काफी दूर है कोई इंटरेक्शन नहीं है, और जब कोई इंटरेक्शन नहीं है उस दौरान सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। जब वो क्लोजर आए तो दो तरह के फोर्स काम करेंगे, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन किसके बीच में? न्यूक्लियर ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम। इस एटम का न्यूक्लियर, इसका इलेक्ट्रॉन, और इस एटम का न्यूक्लियर और इसका इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में तो काम करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड रिपल्शन वर्क बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू एटम्स, दोनों एटम्स के न्यूक्लियर में पॉजिटिव चार्ज है इनके बीच में, एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ टू एटम्स, और जो इलेक्ट्रॉन है दो एटम्स के उनके बीच में, क्या काम करता है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो कहा गया कि जब वो क्लोजर आते हैं तो दो तरह के इंटरेक्शन वर्क करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम, एंड रिपल्शन वर्क्स बिटवीन द टू न्यूक्लियर ऑफ टू एटम्स एंड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एटम्स। बट जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तब तक एटम्स क्लोजर आते रहते हैं। जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तब तक एटम्स क्लोजर आते रहेंगे, क्लोजर आते रहेंगे, क्लोजर आते रहेंगे एक दूसरे के, और क्लोजर आते रहेंगे, फिर ओवरलैपिंग होने लगेगी, और वो नजदीक आते रहेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब तक ग्रेटर है तब तक वो क्लोज आते रहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर है तो नजदीक आते रहेंगे। और एक बात दिमाग में रख लीजिए सबके सब, कहीं अलग से लिख लेना, मैं कई बार बोल चुका हूं इस चीज।
जब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है उस दौरान सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। इस चीज को कहीं मेंशन कर लीजिए, आप लिख लीजिए अलग से नोट्स को बिगाड़िएगा मत कि जब किसी सिस्टम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घटती है। तो हम ये कह रहे थे कि जब अपार्ट है, दूर है, उस समय पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। जब नजदीक आए तो दो तरह के इंटरेक्शन काम करे, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अट्रैक्शन कहां? न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम। रिपल्शन कहां? बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम एंड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एटम्स। लेकिन एज लॉन्ग एज, जब तक the force of attraction is greater, the atoms come closer to each other. जब तक force of attraction greater है repulsion से, तब तक वो नजदीक आते रहेंगे and potential energy of system decreases and this energy is actually released। और यही एनर्जी रिलीज हो जाती है क्योंकि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जब बढ़ रही है वो एनर्जी के नेवर कैन नॉट बी created नॉट बी destroyed। तो जितनी भी एनर्जी घटती है पोटेंशियल एनर्जी वो सब रिलीज हो जाती है और वही होती है बॉन्ड एंथैल्पी। वही होती है बॉन्ड एंथैल्पी। जो कहा था कि एक मोल पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड्स जब फॉर्म होंगे उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसे कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। वही बॉन्ड एंथैल्पी, तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। अब आप कहेंगे आगे सुन के रहिए, जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर है तब तक वो नजदीक आते रहेंगे और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की घटती रहेगी और वही एनर्जी रिलीज होती होगी। लेकिन एक कंडीशन आ जाएगी जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। जब काफी नजदीक आ जाएंगे, जैसे अभी करा था कि कंप्लीट ओवरलैप नहीं कर सकते, पार्शियली कर सकते हैं क्योंकि एक के बाद काफी एक कंडीशन नजदीक आते आते ऐसी आ गई कि न्यूक्लियर काफी नजदीक आ गए। एट दैट पॉइंट जब न्यूक्लियर काफी नजदीक आ लेते हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बिकम्स इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उसके बाद कोई फर्दर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम नहीं होती। जो न्यूक्लियर के बीच की डिस्टेंस है वो जितनी कम होगी तो जब तक कम होती रहेगी जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर है तब तक वो नजदीक आते रहेंगे। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब होता है दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, वो घटती रहेगी जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। लेकिन और उस दौरान एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और वो रिलीज होगी। लेकिन जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएंगे बिकम्स इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन उसके बाद कोई इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस घटेगी नहीं, यानी उसके बाद वो फर्दर नजदीक नहीं आएंगे। और उस कंडीशन पे फोर्स ऑफ रिपल्शन इक्वल्स टू जब अट्रैक्शन हो गया तो उसके बाद फर्दर डिक्रीज नहीं होंगे। उस समय जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वही नाम से जानी जाती है बॉन्ड लेंथ। क्योंकि मैंने आप याद करो बॉन्ड लेंथ की एक डेफिनेशन दी थी आपको कि दो बॉन्डेड एटम्स की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है वही बॉन्ड लेंथ है। और एक शब्द यूज किया था मैंने, इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। और इक्विलिब्रियम कंडीशन बोला था कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो जाएंगे फोर्स ऑफ रिपल्शन तभी हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। और उस समय जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वही बॉन्ड लेंथ है। और उस समय तक जितनी एनर्जी रिलीज हो चुकी जितनी भी हो चुकी कि उसके बाद तो फर्दर वो घटनी नहीं पोटेंशियल एनर्जी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल्स हो चुका फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो उस समय तक जितनी एनर्जी रिलीज हो गई वही बॉन्ड एंथैल्पी है। और उस कंडीशन में जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वही बॉन्ड लेंथ। अब इसी चीज को मैं ग्राफ से दिखा रहा हूं, ग्राफ कंपटीशन में खूब आता है और आपके होम एग्जाम में भी आ सकता है। अब जरा ग्राफ को समझिएगा, सब लोग बड़े गौर से देखिएगा ग्राफ को। एक ग्राफ बना रहा हूं, इसी चीज को ग्राफ से दिखाऊंगा। आपके कुछ गौर से देखना है आपको। और क्या कहते हैं आपका कुछ यहां ले टेंपर क्लास इस एक्सिस पे ली हुई है पोटेंशियल एनर्जी। आज कोरियर करवा दिया, आज अभी करवा के आया था। पोटेंशियल एनर्जी इस एक्सिस पे और यहां है इस समय पोटेंशियल एनर्जी मेरे सिस्टम की। ये मेरी ओरिजिन है, ये मेरा ओरिजिन है जो मैं ग्राफ खींचूंगा उसका। यहां पोटेंशियल एनर्जी है 0, यहां इधर साइड पॉजिटिव में पोटेंशियल एनर्जी या नेगेटिव में, और ये पोटेंशियल एनर्जी 0 है सर। इस एक्सिस पे लिया हुआ है मैंने इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, इंटर अब ये ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद फिर मैं रीड करूंगा तब आप समझेंगे उसको। ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, जब मैं पढ़ाऊंगा तब देखेंगे उस ग्राफ को। ये मैं मिला दिया था, ये ग्राफ आ रहा है। अब ग्राफ को देखना शुरू करिएगा, मैं रीड करना शुरू करूंगा। ध्यान दीजिएगा, ग्राफ को ऐसे नहीं पढ़ना है आपको, यहां से चल के आना उल्टा। जब इंटरन्यूक्लियर इधर साइड जा रहे हैं इसका मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ रही है। जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जब एटम्स फार अपार्ट है, ये वाला फिगर यहां आएगा, यहां। ये अगर समझाने के लिए दिमाग में रखना है कि जब एटम्स बहुत दूर है,
इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे आ जाऊं इसका मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो कोई इंटरेक्शन नहीं है उनके बीच में, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस समय? जीरो। तो ग्राफ देखो टच कर रहा है इस लाइन को, जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो टच किए हुआ है इसको, एक्सिस को, और इस एक्सिस को टच कर रहा है, यानी कि इस समय पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की जीरो है। लेकिन जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ज्यादा होंगे रिपल्शन से, तो एटम क्लोजर आते रहेंगे, और क्लोजर आते रहेंगे जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, क्लोजर आते रहेंगे, और क्लोजर आते रहेंगे पोटेंशियल एनर्जी घटती रहेगी। इसके बाद जैसे जैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस घट रही है, आप देख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी घटती जा रही है, क्योंकि इधर आ रहे हो इसका मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रही है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कब कम होगी? जब कम होगी जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर हो, देन रिपल्शन, तभी वो नजदीक आएंगे। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तभी नजदीक आएंगे, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है तो वो नजदीक आ रहा है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस घट रही है, और क्या घटती जा रही है? इधर आ रहे हो तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम कर रहे हो, नीचे आ रहे हो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटा रहे हो, तो यहाँ तक घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। यहाँ पे आके वो एनर्जी मिनिमम एनर्जी पे आ गए, मिनिमम एनर्जी स्टेट होगी ये वाली, इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे ये मिनिमम एनर्जी स्टेट है। और आपसे पूछा जाए मिनिमम एनर्जी की स्टेट है ये, यहां से यहां तक ग्राफ जो होगा, यहां से यहां तक पूरा ग्राफ, ये वो ग्राफ दिखा रहा है जिस दौरान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर है देन फोर्स ऑफ रिपल्शन। हम कैसे पढ़ पा रहे हैं इसको? ऐसे पढ़ पा रहे हैं कि जिस दौरान पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, जितनी भी पोटेंशियल, इधर हम घटते जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी घटाते जा रहे हैं, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर इन कंपैरिजन टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस घटती जा रही है। मिनिमम एनर्जी की स्टेट का मतलब है कि जितना नजदीक आने थे वो आ चुके, और इस पॉइंट पे आके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल्स टू हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल्स टू हो गया फोर्स ऑफ रिपल्शन के, फोर्स ऑफ रिपल्शन के इक्वल्स टू हो गया इस पॉइंट पे आके, क्योंकि जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर में हो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस घटती रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी सिस्टम की, और जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट आ गई इसका मतलब आप उस स्टेट पे पहुंच गए। अब इस पॉइंट पे जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो चुका फोर्स ऑफ रिपल्शन, अब इस दौरान जितनी एनर्जी घट गई, यहां से चले थे आप और यहां पे पहुंच गए, कितनी एनर्जी घट गई आप अगर देखना चाहते हैं इसको यहां परपेंडिकुलर डाल लीजिए, और अब आप इसको यहां से यहां तक देख सकते हैं कि कितनी एनर्जी वो डिक्रीज हो चुकी थी। इतनी थी पहले, शुरुआत में चले यहां, और अब आगे मिनिमम एनर्जी है, x नाम दे दिया मैंने, यही है बॉन्ड एंथैल्पी। मैंने कहा था एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम की एनर्जी घटी जाएगी, तो एनर्जी रिलीज होगी, और यही कहलाएगी बॉन्ड एंथैल्पी। और इस कंडीशन तक जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, यानी यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू आ रही होगी यहाँ, तो मिनिमम एनर्जी की स्टेट है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल्स टू फोर्स ऑफ रिपल्शन हो चुका है, वही मिनिमम एनर्जी स्टेट, और उस समय तक जितनी एनर्जी रिलीज हो चुकी वो बॉन्ड एंथैल्पी, और इस समय जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है तीसरे दिखा दी, ये है बॉन्ड लेंथ, जो मैं बोल रहा था, ये कंडीशन है, ये वाली ये कंडीशन है इस पॉइंट पे, बॉन्ड लेंथ। अब इसके आगे आप अगर ग्राफ देखेंगे, यहां से कंफ्यूजन आपको होगा कि सर अब क्या हो रहा है, यहां तक तो चलो आपने बताया, मैं समझते रहे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब तक ज्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्शन से पोटेंशियल एनर्जी घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होती है और पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, और ये पॉइंट हो गया जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल्स टू क्या फोर्स ऑफ रिपल्शन। सर इसके आगे क्या हो रहा है? अब इसके आगे ये अपने आप नहीं हो रहा है, बस इतना दिमाग में रखिएगा, ये ग्राफ आगे बना जरूर दिया गया है, बात आपको यहां तक लगनी है बस, कि अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल्स टू फोर्स ऑफ रिपल्शन हो चुका है इस पॉइंट। इसके आगे क्या है कि अगर ये यहां तक जो आ गई वो बॉन्ड लेंथ, अब ये बात ये है कि अगर बाय एनी मींस किसी तरीके से इन एटम्स को और क्लोजर करें किसी फोर्स से, तो अगर हम इन एटम्स को और क्लोजर करेंगे अब, तब फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इस पॉइंट तक आने तक जब काफी नजदीक आ चुके निकले, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल्स हो चुका है फोर्स ऑफ रिपल्शन इस पॉइंट पे। अब अगर आप फर्दर किसी तरीके से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस घटाते हो, तो जो रिपल्शन का फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगा, यदि रिपल्शन का फोर्स लगा ज्यादा, क्योंकि आप नजदीक कर रहे हो, कभी इधर आ रहे हो आप ग्राफ ऐसे, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस घटा रहे हो, लेकिन रिपल्शन लग जाएगा ज्यादा, और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की एक साथ इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है तब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, और जब रिपल्शन का फोर्स काम करने लग जाए तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। यानी हमारा जो अपने आप चल रहा है काम, हमको तो याद रख चल रहा है। इसके बाद अभी फोर्स वाली कंडीशन है कि अगर आप और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को करते हो, तो इस वाले ग्राफ में यहां से लेके यहां तक जितना भी ग्राफ है, इस दौरान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा यहां से अंदर, मैं बना नहीं रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन होने लग जाएगा, इस दौरान फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होगा
in comparison to force of attraction. और ये अपने आप नहीं होगा, ये तब होगा जब फोर्सफुली डिस्टेंस को कम करें। तो ये एनर्जी कंसिडरेशन है और ये बॉन्ड एंथैल्पी। अब आप बताइए, किसी बच्चे का डाउट हो तो आराम से, बड़े इत्मीनान से, मैंने बोला है उतने इत्मीनान से नोट्स को सामने रख के तब बात करनी है। जिस बच्चे का भी डाउट हो अब पूछो। कन्हैया का हाथ तो बहुत देर से रेज रखा है, पता नहीं क्यों, उसे ये नहीं पता कि मैंने हाथ रेज कर रखा है। अभी थ्योरी खत्म नहीं है, सिर्फ एनर्जी कंसिडरेशन पे बात हुई है मेरी। चलो रुचि पूछो, लेकिन नेटवर्क में आके और माइक को नजदीक रख के, और आवाज ना आए तो म्यूट कर लेना अपने आप। अगर आपकी आवाज नहीं आ रही है कुछ तक तो मैं बोल दूंगा। इको आ रही है बहुत, समझ में नहीं आ रहा रुचि। सर वॉइस आ रही है? हाँ अब आ रही है। सर अब आ रही है? हाँ आ रही है। ओके, तो सर जो सेकंड केस में जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी गई आवाज, इंक्रीज हो रही है, उस केस में तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना बेटा? वो रिपल्शन लगेगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और वो सराउंडिंग से मिलती है। वहां पे जब रिपल्शन काम करता है तो सराउंडिंग से एनर्जी ले ली जाती है। रिक्वायर की जरूरत नहीं कि हमें ही देनी पड़े अलग से, तो अपने आप सराउंडिंग से सर्व होती है। और ये स्पॉन्टेनियस नहीं, अपने आप नहीं हो रहा है। अपने आप पानी तो यहाँ तक चल रही है, यहाँ तक। उसके बाद तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिपल्शन दोगे तो एटम्स अपनी जगह वहीं रुक जाएंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब तक नजदीक आएंगे तब तक अट्रैक्शन ज्यादा है, लेकिन जब नजदीक आते आते एक कंडीशन आएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो गया फोर्स ऑफ रिपल्शन, उसके बाद वो फिक्स हो जाएंगे, उसके बाद नहीं कहीं जाएंगे, यहीं खड़े रहेंगे। और उस समय जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इस पॉइंट पे आके यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये बॉन्ड लेंथ होगी। इसके आगे कहानी ये है कि अगर अब आप किसी अपने तरीके से, जो होना था वो हो चुका, अपने किसी एनी मींस से अगर आपने इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और कम की तो रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ये समझाया गया रुचि। रुचि ओके आ गया समझ में रुचि? अगर समझ में आ गया तो एक बार हाथ खड़ा कर दो। लास्ट के वर्डिंग्स आपके मेरे समझ में, मुझे नहीं सुनाई दी। अगर समझ में आ गया तो हाथ खड़ा कर जाओ, ठीक है। कन्हैया मैं आपसे पूछ ही ले रहा हूँ क्योंकि आपका हैंड बहुत देर से रेज हो रखा है। रुचि अब लोअर कर लो, पूछो कन्हैया जल्दी। भैया वॉइस आ रही है? आ रही है भैया। जब यहाँ पर इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग जब एनर्जी लेवल मिनिमम होगी तो भैया जो अपना जो स्टेबिलिटी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी ना? हाँ बिल्कुल ठीक है भैया। और वही उस समय जो न्यूक्लियस के बीच की, दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच की जो डिस्टेंस है उसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई। वही उस समय जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इस कंडीशन पे, वही नाम से जानी जाएगी बॉन्ड लेंथ। और इस दौरान जितनी एनर्जी यहाँ से तक इस दौरान तक डिक्रीज हो गई है वही रिलीज हो गई है, और वही किस नाम से जानी जाती है? बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। ठीक, अब मैं जानना चाह रहा हूँ ये क्वेश्चन मुझसे कि डिक्रीज क्यों होती है एनर्जी जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। मैंने एक्सप्लेन कर लिया। ये क्वेश्चन कल दीपेश ने पूछा था, मैंने कहा था कल की क्लास लेना बेटा, तुझे समझ में आ जाएगा। अगर दीपेश क्लियर हो गया है तो हैंड रेज कर जाए एक बार कि क्लियर हो गया सर। ठीक, ये दीपेश ने वहां पढ़ लिया था जब बॉन्ड एंथैल्पी पढ़ाई जा रही होगी, और ये टर्म्स आए होंगे इस तरह से। दीपेश अगर क्लियर हो गए देन लोअर कर लो हैंड, क्योंकि कल पूछा था तुमने, मैंने कहा था कि अगले टॉपिक पे आ जाएगा अपने आप। अब सुन लो क्वेश्चन कंडीशन में कैसे आते हैं। अब तुम जानना चाहो तो ये भी सीखो कि एक दिन तो कंपटीशन देना है तुम्हें, और कुछ नई चीज नहीं होती उसमें, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग पर जोर डालना शुरू कर दो। कंपटीशन में कैसे आता है, एक ग्राफ बना दिए और ग्राफ बना के रखने का, और ये दे देगा कि इधर पोटेंशियल एनर्जी सारी, इधर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और ऐसे ही ग्राफ बना देगा। अब इन पॉइंट्स को नाम दे देगा। इसको दे दिया ए पॉइंट, इसको दे दिया बी पॉइंट, इसको दे दिया सी पॉइंट। ऐसे नाम दे दिए पॉइंट को। यहाँ कुछ और कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये तो मैं लिख रहा हूँ, ये तो मेरे तरह मैंने लिखी हुई है। यही क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ऐसे ही बना दिया बस ग्राफ। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, लगातार 4-5 क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे पूछेगा? ग्राफ में B and C पॉइंट्स के बीच में, इन द ग्राफ द पॉइंट बिटवीन B and C, ऑप्शन नंबर 1 फोर्स ऑफ
attraction are greater than force of repulsion. Option second, force of repulsion is greater than force of attraction. Option third, force of attraction equals to force of repulsion. And option four, all of the above are possible. अब आप खुद आंसर देंगे. B और C पॉइंट के बीच में force of attraction ज्यादा होंगे force of repulsion से. क्योंकि B और C पॉइंट के दौरान क्या देखते आ रहे हैं आप? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी घट रही है. और पोटेंशियल एनर्जी तभी घटेगी force of attraction ज्यादा हो इन कंपेयर टू force of repulsion. Option is this. Force of attraction ज्यादा है than force of repulsion. इसलिए पोटेंशियल एनर्जी घटती जा रही है और जब मिनिमम पॉइंट पे आ गए तब समझ जाना कि वो मिनिमम एनर्जी की स्टेट हो गई है. वो कंडीशन हो गई जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर हो गए? फोर्स ऑफ रिपल्शन. ये पॉइंट बी पे ही आंसर आएगा. और इस पॉइंट पे पहुंच के ग्राफ को पढ़ना सीख लोगे. जैसे इस ग्राफ को मुझे इस जगह रीड करना है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितनी है, तो जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाली एक्सिस है उस पे परपेंडिकुलर डाल दो. यहाँ परपेंडिकुलर आ गया. यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वही इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उस कंडीशन की. और यही बॉन्ड लेंथ है जो इसे किससे डिनोट कर दिया मैंने? डी से. और इस दौरान एनर्जी घटती हुई आई है. ये मिनिमम एनर्जी स्टेट है, यानी यहाँ से यहाँ तक घट गए. तो आप एनर्जी घटने कितनी एनर्जी है समय डालना है, तो एनर्जी वाले पे एक्सिस पे आप परपेंडिकुलर डाल दो इस पॉइंट से. तो आपने यहाँ डाल दिया, ये आ गया. इतनी एनर्जी घट गई. यही एक्स यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी है. इतनी एनर्जी रिलीज हो गई होगी. बॉन्ड लेंथ ये डिस्टेंस है. अब इसके आगे जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि बॉन्ड तो बन चुका. अब आप कुछ नहीं हो रहा. हम फोर्सफुली अगर नजदीक करते हैं, फोर्सफुली, तब वो और क्लोजर अगर की हमने, तो रिपल्शन का फोर्स बढ़ेगा और अचानक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. ये वो पॉइंट है ग्राफ का. यहां तक आपको समझना था. अगर यहां तक अब मेरी बातें सबको समझ में आ गई है, देन रेज योर हैंड. क्योंकि थ्योरी तो अभी मैंने शुरू की है, अभी देखिएगा आगे. अगर आ गई है तो मैं चाहूंगा सबका हाथ दिखाई दे मुझे. यतिका, माधव, अभिजीत, कुछ लोग हमेशा मिसिंग रह जाते हैं. मुझे बड़ा कष्ट होता है इससे. मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सिर्फ ध्यान नहीं दे रहे हो पढ़ाई पे और उसे रख के मोबाइल को कहीं बैठ गए हो बस. चलो ठीक है, अब लोअर कर लो हैंड्स. सबके सब लोअर कर लो. कितनी देर लगती है सबको देखने में? हमने हैंड रेज किया हुआ है, हम लोअर कर लें उसको, जिससे सर को कंफ्यूजन ना हो बस. ठीक है, अब आगे चलिए, आगे जानिए. अब यहां तक बात अब तक सिर्फ बीबीटी में कितनी हुई है? बहुत कुछ है बीबीटी में, सुनते रहिएगा. अब तक यहां तक बात हो गई कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है. कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम्स के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की पार्शियल ओवरलैपिंग से बनता है. कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन. फिर ये चीज दिखाई भाई ऐसा क्या फोर्स है जो बन जाता है, तो समझाया कि जो ओवरलैप रीजन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, जो दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई को एक साथ खींचती है, उन्हें हेल्ड रखती है. यही फोर्स है, फोर्स कोवेलेंट बॉन्ड. अब तीसरी चीज सिखाई कि जब बॉन्ड बनता है उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है. क्यों होती है? तो वो ग्राफ से समझाया कि क्यों घट रही होती है. इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्शन और पोटेंशियल एनर्जी का सारा ग्राफ समझाया, सारी चीज समझाई और आपने कहा क्लियर हो गया. अब आगे सीखिए. यही तो कहा हमने कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है. अब ओवरलैपिंग के भी टाइप होते हैं और मैं दो बेसिस पे टाइप दिखाऊंगा. आराम से पहले पहला टाइप सीखिए. मुझे बहुत कुछ है इस थ्योरी में. सबसे मेन पोर्शन तो अब आने वाला है. यहां से हम मिस मत करिएगा कि आज ऐसा मत सोचिएगा कि आज का काम हो गया, हम पढ़ लिए इतनी देर, 1-1.25 घंटा हो गया, हमारा काम हो गया. मेन टॉपिक तो अब आया है. अब आपको मिस नहीं करना है. टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, क्योंकि इतना जब आप जान गए कि कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है, दो एटम्स के बीच में. एक मिनट रुक जाइए, कोई ज्वाइन हो रहा है उसे ज्वाइन करा दूं. कि यहां तक सीख गया कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है. दो एटम्स के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की पार्शियल ओवरलैपिंग से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड. अब ओवरलैपिंग भी दो टाइप की होती है. कौन कौन सी है? तो यहां पढ़ने वाले हैं हम टाइप ऑफ ओवरलैपिंग. बड़े इत्मीनान से पढ़ना है इसको. इस पॉइंट को मिस नहीं. अरे चुप हो जा, दूर पागल है क्या? ओवरलैपिंग दो टाइप की होती है. ओवरलैपिंग इज ऑफ टू टाइप्स. एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग, एक लेटरल ओवरलैपिंग. हेड टू हेड ओवरलैपिंग. अरे मुझे देख लो ऊपर आके. हेड ऑन ओवरलैपिंग या एंड ऑन
ओवरलैपिंग के नाम से भी जानते हैं, या तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग, या कह लेंगे हेड ऑन ओवरलैपिंग, या एंड ऑन ओवरलैपिंग। और दूसरी होती है लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल ओवरलैपिंग या इसी को साइड वाइज ओवरलैपिंग भी कहते हैं। ओवरलैपिंग होगी बेटा दो तरह की, हेड टू हेड ओवरलैपिंग और दूसरी लेटरल ओवरलैपिंग। अब हेड टू हेड ओवरलैपिंग कब कहेंगे? यदि दो एटम्स और दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, then it is called head to head overlapping. When atomic orbitals overlap along internuclear axis, then it is called head to head overlapping. अब आप कहेंगे कि सर along internuclear axis का क्या मतलब है? जैसे एग्जांपल दे रहा हूं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। एग्जांपल पहला, एक एटम का एसएस ओवरलैपिंग में दे रहा हूं, एसएस बस शॉर्ट में लिख दिया एसएस ओवरलैपिंग। एक एटम का एस ऑर्बिटल, दूसरे एटम का एस ऑर्बिटल, और वो ओवरलैप कर रहे हैं। अब जानते हो एस ऑर्बिटल जो होता है स्फेरिकल होता है शेप में, ओवरलैप कर रहे हैं। पहले तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस समझ लो एक बार में किसे कहते हैं। दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई को मिलाती हुई जो एक्सिस बनेगी उस एक्सिस को नाम जानते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। जो न्यूक्लियाई को मिलाती हुई जाए उसे कहते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ये इसी के अलोंग हो रही है, यही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से इसी के अलोंग हो रही है ओवरलैपिंग, यही कराती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग। When atomic orbitals overlap along internuclear axis, यानी ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग हो तब वो हेड टू हेड या हेड ऑन या हेड ऑन ओवरलैपिंग कहलाती है। और वो दो s ऑर्बिटल से भी हो सकती है, एक s और एक p से भी हो सकती है, दो p से भी हो सकती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया ss, दो s ऑर्बिटल से हेड ऑन ओवरलैपिंग दिखाई जा रही है। अब दूसरा एग्जांपल लिया sp ओवरलैपिंग, पूरा नहीं लिख रहा हूं खाली sp लिख दिया है, sp ओवरलैपिंग। वो कैसे होगी हेड टू हेड? एक एटम का s ऑर्बिटल है, दूसरे एटम का p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल आप सब जानते हो डबल शेप में बनाते हैं। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बताया आपसे कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी होती है? न्यूक्लियस को मिलाती हुई लाइन खींची चाहिए, ये रही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये जो ओवरलैपिंग हो रही है क्या इसी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग हो रही है? बिल्कुल हो रही है। कौन सी ओवरलैपिंग है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तीसरा केस pp ओवरलैपिंग में भी दिखा सकता हूं इसमें, दो p के बीच में हेड टू हेड। जैसे एक एटम का p ऑर्बिटल, ये दूसरे एटम का p ऑर्बिटल, इनके बीच में ये जो ओवरलैपिंग हो रही है इस तरह से ऐसे ओवरलैप हुए, एक का p दूसरे का p। अब ये जो ओवरलैपिंग हो रही है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग हो रही है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। एग्जांपल अब इनमें इसमें टेंशन मत लीजिए, एसएस का मतलब हेड टू हेड ओवरलैपिंग दिखाई जा रही है, दो s ऑर्बिटल, ये भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, एक s और एक p ऑर्बिटल। ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है दो p ऑर्बिटल्स की, ये भी p और ये भी। अब लेटरल ओवरलैपिंग देखिए कैसे होती है। लेटरल ओवरलैपिंग किसे कहते हैं हम? यदि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हो एट द राइट एंगल, मतलब परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, देन इट इज कॉल्ड लेटरल या साइडवाइज ओवरलैपिंग। यदि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप किए हुए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर, उसके राइट एंगल पे, तब कहते हैं उसे लेटरल ओवरलैपिंग। जैसे एग्जांपल दूं, पहला एग्जांपल pp ओवरलैपिंग। आप कहेंगे सर आपने ss ओवरलैपिंग क्यों नहीं ली इसमें? तो s ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करेंगे वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही होगा और वो हेड टू हेड ही आएगी, जो अभी दिखा दूंगा। लेटरल ओवरलैपिंग जैसे दिखाऊं दो p ऑर्बिटल की, तो अभी है ये एक एटम का p ऑर्बिटल, ये दूसरे एटम का p ऑर्बिटल, और ऐसे ओवरलैप कर गए। जरा गौर करिएगा यहां से और यहां कंपेयर करिए, यहां भी तो p ऑर्बिटल ओवरलैप होते हुए दिखाएं, ये दिखाएं इस तरह से, एक एटम का p दूसरे एटम का p, और ये ओवरलैपिंग हो गई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग है हेड टू हेड। यहां भी दो p ऑर्बिटल ओवरलैप होते हुए दिखाएं, अभी दिखाएं इस तरह से, ये हेड टू हेड, ये लेटरल। अब अपने आप समझ में आएगी कि यहां इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से नीचे जरा, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, इनको मिलाती हुई लाइन जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये खींचती, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई। अब जो ओवरलैपिंग हो रही है वो ये यहां है और यहां है। क्या ये इस एक्सिस के अलोंग हो रही है? ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है बेटा, क्या इसके अलोंग हो रही है ओवरलैपिंग? नहीं, एक्सिस यहां जा रही है, ओवरलैपिंग हो रही है इसके राइट एंगल पे यहां परपेंडिकुलर और यहां।
और इसी को कहते हैं लेटरल ओवरलैपिंग। when two atomic orbitals overlap at the right angle to the internuclear axis, then it is called lateral. And when they overlap along the internuclear axis, then it is called head to head overlap. अब आपके दिमाग में आएगा सर आपने कहा एसएस वाला केस नहीं लिया था, एसएस ऑर्बिटल कभी भी ओवरलैप कर रहा हो, आपने कहा सर ऐसे रख दिया आपने, जरा ऐसे करके देखो एक बार, एक ऐसे इधर रखो, एक ऐसे इधर रखो, और एक ऐसे इधर रखो, ऐसे करें तो सर ये भी हेड टू हेड है। कैसे? फिगर पे मत जाइएगा कि सर्कल नहीं मिल रहा है, ऐसे ही समझो बस। ये न्यूक्लियस हो गया सेटअप पे, इसका न्यूक्लियस हो गया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को बनाओ, ये रही दो न्यूक्लियस को मिलाती हुई लाइन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है। इसको ये ओवरलैपिंग जो हो रही है तो हो रही है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलाउंग नहीं हो रही, ये हेड टू हेड है। क्योंकि ऐसे बनाओ या उसको ऐसे कर बनाओ उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो एसएस वाले हमेशा हेड टू हेड ही रहेंगे, लेटरल नहीं। अच्छा, आप कहिए सर एस और पी में, एस और पी में भी लेटरल नहीं होगी, वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग ही नहीं होगी। जैसा मैं एक केस दिखाऊंगा अभी आपको आगे, जैसे एक एस ऑर्बिटल बना लिया, एक पी ऑर्बिटल बना लिया, ये एस बना लिया, इनमें इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाती, तो न्यूक्लियर नजदीक आ जाते हैं, ये ओवरलैपिंग कर ही नहीं पाते, तो ये भी लेटरल में नहीं आती। लेटरल में आएगी पीपी वाली या पीडी ओवरलैपिंग, यानी एक एटम का पी ऑर्बिटल, एक का डी ऑर्बिटल। अब वो कैसे, जरा वो देखिए एक बार। पी ऑर्बिटल होता है कैसा, डंबल शेप, और डी ऑर्बिटल कैसा होता है, डबल डंबल। इस तरह से हो रही है ओवरलैपिंग। फिगर की ये समझ चाहिएगा कि आकार कहीं से थोड़ा बड़ा बन गया कहीं छोटा, मेन बात समझनी है आपको। ये एटम किसी एटम का पी ऑर्बिटल है, ये किसी का डी ऑर्बिटल है, डबल डंबल जो सीखे थे आप, ये इंटरन्यूक्लियर है। ये ओवरलैपिंग जो है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर राइट एंगल पे, तो ये भी कौन सी ओवरलैपिंग है, लेटरल ओवरलैपिंग। ये दो तरह की होती है ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग। अब एक खास बात सुनिए, बहुत खास, इस ओवरलैपिंग के आधार पर कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, एक पाई कोवेलेंट बॉन्ड। अब कौन सा होता है सिग्मा? तब क्योंकि हमने तो एक बात कही थी बीबीटी में एक बात कही थी हमने कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम्स के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की पार्शियल ओवरलैपिंग से बनता है, ये कहा था। अब ओवरलैपिंग पढ़ा दी मैंने दो तरह की, एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग, एक लेटरल ओवरलैपिंग। तो अब दो अलग अलग तरह की ओवरलैपिंग है, तो जो ओवरलैपिंग से ही बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि शेयरिंग हो गई, वही शेयरिंग कहलाती है। पुराने शब्दों में, मॉडर्न शब्दों में क्या कहती है, ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है। अब हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसे नाम से जानते हैं सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड भी दो तरह के हो गए, एक सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, एक पाई कोवेलेंट बॉन्ड। दो कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, एक सिग्मा या SiGM में लिख सकते हो, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। जो एक दिन में शब्द यूज कर गया था बार आ जाएंगे, एक पाई PI में लिख सकते हो, पाई कोवेलेंट बॉन्ड। अब सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड पूछे कोई क्या होता है, आप कहेंगे द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हेड टू हेड ओवरलैपिंग of atomic orbitals of two atoms is called sigma covalent bond.